हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसके चैप्टर 8 करने जा रहे हैं और ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमें देखेंगे कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या इससे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में क्या पोजीशन था, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने की वजह से क्या क्या चेंजेज आना शुरू हो गया, सोसाइटी पे, इस पर, वुमेन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियो आर अपलोडेड। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो इससे विल कम टू नो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको ज़्यादा आपको टारगेट करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट आई विल रीड इट सो दैट यू हियर अंडरस्टैंड। क्लोज टू द पीपल। देखो लोकल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लोगों के बहुत करीब होता है। इट इज, मान लो कि कोई गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट सेंटर में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गांव में जो लोग रहते हैं, हाउ कैन दे कैन कम क्लोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉसिबल है नहीं। बट अगर कोई हम ऐसा गवर्नमेंट सेटअप करते हैं जो कि गाँव में हो, तो पीपल कैन गो अप्रोच ईजिली विद देयर प्रॉब्लम, they can go and suggest government with their कि how that problem can be solved. So that is why it is called that कि local self government जो है वो लोगों के पास है, होता है, लोगों के करीब होता है। ये वेरी क्लोज टू द पीपल एज इट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जो डेली का प्रॉब्लम होता है, डे टू डे प्रॉब्लम होता है गाँव वगैरह में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लोकल गवर्नमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल इमीडिएटली एंड मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि बिना कोई जाके इजली दे कैन गो एंड कंप्लेन टू द गवर्नमेंट, लोग जो पंचायत होता है उसमें, और उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से खर्चा भी कम आता है इसमें। लोकल गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग लोकल इंटरेस्ट। तो लोकल इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है, लोकल इंटरेस्ट को अगर हमें मैनेज करना है, तो लोकल से गवर्नमेंट बेस्ट होता है उसके लिए। तो क्योंकि उनको ना ही प्रॉब्लम दिखता है, बल्कि इवन दे ऑल्सो थिंक दैट दे हैव नॉट बीन चीटेड बाय द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कि लोकल गवर्नमेंट कैन बी इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोकल गवर्नमेंट इंश्योर द पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल एंड मेकिंग डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल। देखो लोकल गवर्नमेंट को ऐसे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लोग जो हैं वो एक जगह जुड़ते हैं, ग्राम सभा, और वहाँ पे जो एडल्ट या वोटिंग एंड दोज हु हैव बीन गिवन राइट टू वोट, दे असेंबल इन दोज सभा एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो दैट ऑल्सो मेक द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोर डेमोक्रेटिक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है। ये इफेक्टिव है, EFFECTIV, इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज इट इज़ क्लोज टू देम एंड देयर प्रॉब्लम ब्रेकर। ठीक है। तो ये हो गया। प्रॉब्लम बेटर समझ सकते हैं लोकल, क्योंकि वहीं पर गवर्नमेंट होता है। लोकल गवर्नमेंट कैन बी इफेक्टिव इन यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। अब जो लोकल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं लोकल, मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और वाई डू वी नीड टू गो फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट एट द विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर गांव में जो गवर्नमेंट होता है, पंचायत जो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में होता है या ब्लॉक समिति पे होता है, हाँ, तो ऑल दीज आर कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सेकेंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट है कि एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किस तरह से ग्रोथ हुआ इंडिया में, किस तरह से शुरू हुआ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म इन 1982, तो हम पढ़ रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन 1982 इंपॉर्टेंट है, रिपन जो था उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम फाउंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड दे वर कॉल्ड लोकल बॉडीज। तो उसको लगा कि इंडिया में पहले से लोकल गवर्नमेंट है और उसको लोकल बॉडीज हम बोलते हैं। ठीक है। रिपन जो था वाइसरॉय था, हेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में,
तो उसने सुना कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है और उसको लोकल बॉडीज बोला था। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 विलेज पंचायत व एस्टैब्लिश इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस। जब 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 हुआ था, उस समय हम देखते हैं कि इस एक्ट के बेसिस पे विलेज पंचायत शुरू किया गया था बहुत सारे प्रोविंसेस में। बाद में जब 1935 में इंडियन एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्सो सपोर्टेड। सो पहले भी हम तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ग्रोथ इंडिया में कैसे हुआ। तो एक रिपन के बारे में लिखना आपको, जो 1882 में उसे लगा, वो वाइसरॉय था इंडिया का, उसे लगा कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है और उसको लोकल बॉडी बोलता है। बाद में 1919 में लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस में। और तीसरी चीज़ थी कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1935 एक्ट में भी हम देखते हैं कि इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया था। यानी कि ब्रिटिश के समय इन 3 ईयर्स के इर्द गिर्द इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। It is believed that self-governing village community existed in India from the earliest time in the form of sabha and sabha। तो हम ये मानते हैं कि पहले पुराने ज़माने से ही, एंशिएंट टाइम से इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था और उसको हम विलेज असेंबली या सभा बोलते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेज असेंबली टुक द शेप ऑफ पंचायत विच रिजॉल्व इशूज एट द लोकल लेवल। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में ये जो था विलेज असेंबली जो था एक शेप ले लेता है और उसी को हम बाद में पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Mahatma Gandhi also supported the economic and political decentralization and said that effective decentralization can be achieved through village panchayat and making it more effective। So गांधी जी का मानना था कि हम अगर हमें सिर्फ पॉलिटिकल सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को डिसेंट्रलाइज करना है एंड इट हैज़ टू बी टेकन टू द लोवेस्ट लेवल, ग्रास रूट लेवल या विलेज तक लेके जाना है। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम इंडिया में पंचायती राज लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि when the constitution was prepared, the subject of local government was given to state. It was also mentioned in the directive principle of state policy। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है एक आर्टिकल 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा है आर्टिकल 4 नहीं, ये 4th पार्ट में आता है। 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP है 4th पार्ट में। और इस DPSP में हमने इंक्लूड कर दिया, ना कि इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया, क्योंकि हमें लगता था शुरू में पंचायत को या पावर को नीचे तक ले जाना ठीक नहीं रहेगा। ऑलरेडी आज़ादी के समय इंडिया पार्टीशन हो गया था और इंडिया पाकिस्तान बढ़ गया था, लेकिन अब हम बाद में हमने सोचा कि इसको फंडामेंटल राइट ना बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल देते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट लॉ बनाने से पहले ध्यान में रखेगा कि ये प्रमोट करना है, क्योंकि ये जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट थे जो कि नरेट करते थे कि ग्रोथ इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1947 से 49 के बीच में, उस समय पंचायत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया, जबकि पहले दिया गया था। इनफैक्ट 1935 एक्ट हो गया, 1919 एक्ट हो गया। सो अर्लियर इट वॉज गिवन इम्पोर्टेंस, बट जो लेटेस्ट है उसमें जो ठीक है। सो यहाँ पे वाई द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव, ठीक है, क्यों नहीं मिला इम्पोर्टेंस। तो फर्स्टली द टर्मोइल, आपको पता है कि पहले 1947 में पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और इतने से लोग मारे जाने के बाद, और दूसरी बात ये पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। So turmoil of partition resulted in making central government more powerful and local issues were like पंचायत वगैरह। तो उस समय हमने सोचा कि ज़्यादा ज़रूरी है कंट्री को यूनाइट करके रखना, और ये यूनिटी तभी पॉसिबल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होता है। तो इसलिए हमने उसमें पंचायत या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल को हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि Nehru himself thought that giving more power to local government would be harmful to the unity and integrity। चलो ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर एकता और अखंडता को हमें साथ में लेके चलना है तो हमें जितना पावर देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव मोर पावर एंड पावर शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रास रूट लेवल। थर्ड पॉइंट का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इवन अम्बेडकर ऑल्सो अगेंस्ट लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ऑलरेडी जो सोसाइटी है गांव वगैरह में वो कास्ट
रीडन सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, और वहाँ पे लोअर कास्ट को सप्रेस किया जाता है, और अगर उनको पावर दिया जाएगा इलेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कभी लोअर कास्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो अपर कास्ट के लोग उठाएंगे रादर देन बेनिफिट गोइंग टू द पुअर पीपल। एंड इसी वजह से इस चीज़ को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा कि विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड व्हेन। सो 1989 में पी के थुंगन कमेटी, ठीक है, सो पी के थुंगन कमेटी जो था ये रिकॉग्नाइज किया था कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाना चाहिए या ज़रूरी है। सो विच ईयर 31st और 34th अमेंडमेंट, कौन कौन से विच ईयर पास हुआ था? सो ये दोनों अमेंडमेंट जो था 1992 में हुआ था। ये जो था पंचायत के लिए था, रूरल, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये जो था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है व्हेन डिड 74th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्थ, 1993 में आया था। नो व्हाट वर द फीचर ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर पेपर में आते हैं, सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली। व्हाट वर द चेंजेज ब्रॉट अबाउट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन पंचायत राज सिस्टम? तो क्या क्या बदलाव लाया गया था पंचायती राज सिस्टम में? सो पहला जो है कि 3 टायर स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हर स्टेट में एक ही तरह का पंचायती राज स्ट्रक्चर होगा। एट द एपेक्स सबसे ऊपर जो होगा जिला परिषद होगा, जैसे इस तरह से जिला परिषद, ठीक है, सबसे ऊपर होता था जिला परिषद, जिला पंचायत। सो ऑल द स्टेट नाउ हैव ए यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायत राज स्ट्रक्चर। एट द एपेक्स जिला पंचायत होता था, बीच में जो था उसको मंडल या तालुक पंचायत बोलते हैं, और सबसे नीचे जो था ग्राम पंचायत बोलते हैं। सो ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। सो एट द बेस ऑफ ग्राम पंचायत, सो द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स हु आर वोटर्स इन द पंचायत एरिया, इन दैट पंचायत एरिया। देखो एक ये भी बताया कि हर गांव में हर ग्राम सभा जरूरी है ये कॉन्स्टिट्यूट करना, और उसमें हर एडल्ट जो है दे विल बी द मेंबर ऑफ ग्राम, सो हु आर वोटर्स ऑफ दैट पंचायत, वो उसके मेंबर हो गए। नेक्स्ट, ठीक है, सो नेक्स्ट है इलेक्शन। तो ये हम पढ़ने क्या चेंज लाया गया था। पहला चेंज जो था कि 3 टायर स्ट्रक्चर एडोप्ट किया गया था। सो यू हैव टू गो थ्रू एंड ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 to 4 लाइन फॉर दिस पॉइंट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है इलेक्शन। एट द 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो वहाँ पर इलेक्शन होता था और इनके जो मेंबर थे वो चुन के आते थे, 5 साल के लिए चुन के आते थे, और फ्रेश इलेक्शन जो था वो अवेलेबल था। हाँ ठीक है, सो 5 ईयर देन द फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months। तो 6 में अगर मान लो कि किसी भी तरह से पंचायत डिजोल्व हो जाता है 5 साल पूरा होने से पहले, तो 6 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन करवा के पंचायत को सेटअप करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 73rd 74th अमेंडमेंट के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्वेशन। आपको पता है कि 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल द पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वीमेन। सो रिजर्वेशन भी दिया गया है, वीमेन के लिए रिजर्व सीट दिया गया है। पंजाब के लिए कौन आ गया था? सो हम देखते हैं इसमें आगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या इलेक्शन किस तरह से 5 साल में एक बार होने होना है। और ये बता दिया था, रिजर्वेशन के बारे में बताया था कि 1/3 ऑफ द पोजीशन जो था पंचायत में रिजर्व था वुमेन के लिए। उसके बाद SC ST के लिए भी हम रिजर्वेशन देखते हैं उसके अंदर, और अगर स्टेट को लगता है कि OBC जे आर नॉट रिप्रेजेंटेड तो उसके लिए भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। और द रिजर्वेशन कैन अप्लाई टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और अध्यक्ष एट ऑल द लेवल। तो अगर रिजर्वेशन है तो चेयरपर्सन हु विल बी द चेयरपर्सन और हेड ऑफ द, उसके लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा है कि ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। 29 subjects which were earlier mentioned in the state list were now transferred to the and mentioned in the 11th schedule of the constitution. It is up to the state government to deliver which subject would be transformed पंचायत एंड लोकल बॉडीज। तो ठीक है, हम क्या देखते हैं इसमें कि जो पहले स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। सो 9 सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफ़र करके दैट हैज़ बीन गिवन टू एक हमने 11th शेड्यूल बनाया, उसमें हमने 28 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन आउट ऑफ 29 सब्जेक्ट कितने
ट्रांसफ़र किए जाएंगे पंचायत को या रूरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, तभी पॉसिबल है इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक जिस तरह से ऊपर इलेक्शन कमीशन सेटअप किया, उसी तरह स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेटअप किया गया। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ये हर 5 साल में एक बार अपॉइंट किया जाता है और इसका ये एग्जामिन करता है किस तरह से रिसोर्सेज जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत में, रूरल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। और इस तरह से मेक श्योर कि जो पंचायत है उसको या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको एनफ या सफिशिएंट फंड मिल पाए। सो 74th अमेंडमेंट में क्या है कि ये जो था, जैसे जितने भी सारे प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट में, वो गांव के लिए अप्लाइड होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, लेकिन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो 74th अमेंडमेंट है, अप्लाइज टू अर्बन एरिया एट द प्रोविजन ऑफ 97, ऑल प्रोविजन जो है उसका इस पर अप्लाई होता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो area also made the part of 74th and thus apply to नगर पालिका। नगर पालिका जो होता है शहरों में होता है। ठीक है। सो हमने इतना देख लिया। नेक्स्ट है मेंशन सम ऑफ द सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। एग्रीकल्चर, वो चीज़ जो गांव के लिए ज़रूरी है, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मार्केट एंड फेयर हो गया, फैमिली, ये सारी चीज़ इंक्लूड किया गया है 11th शेड्यूल में। लेकिन कौन कौन से शेड्यूल दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ना कि पंचायत या लोकल अर्बन लोकल से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द आर्टिकल 243G डील्स विद। तो आर्टिकल 243G, ठीक है, इट डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसमें लिखा हुआ है कि क्या पंचायत का पावर अथॉरिटी है। इट ऑल्सो डील्स विद द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू ट्रांसफर द सब्जेक्ट मेंशन इन द 11th शेड्यूल। ईच स्टेट डिसाइड हाउ मेनी दिस 29 सब्जेक्ट्स टू बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडी। देखो, एक तो ये है कि इसमें ये बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है टू ट्रांसफ़र 11th शेड्यूल में कौन कौन सा चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहिए। ईच स्टेट डिसाइड करता है कि कितना ट्रांसफ़र करे और कितना नहीं करे। ठीक है। सो 243G जो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड और पंचायत को डील करता है। ठीक है। सो आपको समझ में आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट है डिफाइन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब जो शहरों में जो एरिया सिटी एंड टाउन से रिलेटेड है। तो सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंड एज अर्बन एरिया। कौन सेंसस मतलब जनगणना, उसमें डिसाइड किया गया कि इंडिया का अर्बन एरिया क्या होगा। तो एटली कम से कम जो होता है मिनिमम पॉपुलेशन 5000 तो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर, अगर शहर है तो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में लगे होना चाहिए। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट फाउंड पॉपुलेशन एटलीस्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। ये भी जरूरी है कि डेंसिटी मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको डेंसिटी बोलते हैं। कहीं भी ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम रहते हैं। तो जहाँ पे लोग 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो वहाँ पे उस एरिया को हम बोलते हैं आपका अर्बन एरिया। एज पर 2001 सेंसस 28% इंडिया पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहते हैं। ठीक है। सो ये समझ में आ गया डिफाइन अर्बन एरिया। डिस्क्राइब द अचीवमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट। इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या अचीवमेंट है, ये भी हम देखेंगे अभी। हाँ, क्या क्या अचीवमेंट है और क्या क्या क्रिटिसिज्म है। अचीवमेंट में पहले देखते हैं कि क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। द प्रेजेंस ऑफ दीज लोकल बॉडी क्रिएट एन एटमोसफियर एंड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। देखो, एक तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि पंचायती राज जो है और नगर पालिका इंस्टीट्यूशन जो है वो इस अमेंडमेंट के बाद, 73rd अमेंडमेंट के और 74th अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि इंडिया में अब एक तरह के ही पंचायती राज सब जगह सेटअप किया गया, सारे गाँव वगैरह में। पहले ऐसा नहीं था, कुछ ही गाँव में इलेक्शन होता था, नहीं होता था, वो डिपेंड करता था स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डिफरेंसेस थे। लेकिन अब ऐसा सारा डिफरेंस हट गया। अब एक ही तरह का अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था सेटअप कर दिया गया एवरीवेयर इन इंडिया।
ठीक है, और लोग पार्टिसिपेट करने लगे इसमें। नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। पहले जो था, जब पंचायती राज नहीं हुआ करता था या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था, उस समय बहुत कम लोग, कम एटलीस्ट SC ST OBC वुमेन वगैरह कम अपॉइंट होती थी। लेकिन अब इन ग्रुप से ज़्यादा लोग अपॉइंट करने, ज़्यादा लोग जो हैं वो चुने जा रहे हैं। 32 डायरेक्ट मेंबर्स आर इलेक्टेड टू रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर। देखो इतने सारे लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, पहले ये लोग नहीं आ रहे थे इलेक्ट होकर। ऑफ दीज एटलीस्ट 10 लाख जो है वुमेन है। सो वुमेन का भी स्टेटस एंड पोजीशन बढ़ गया, क्योंकि अभी वो डिसीजन लेने लगी हैं, डिसीजन में पार्टिसिपेट करने लगी हैं, ठीक है। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड द बैकवर्ड। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। सो इसको करना अलग से। And backward caste, the provision for reservation for women at the panchayat and the nagar palika has ensured the presence of large number of women in the local body. As the representation apply to sarpanch and adhyaksha, large number of women have also come to occupy this position. देखो पहले सरपंच या अध्यायिका जो था ना, उसके लिए सीट रिजर्व नहीं था, तो आमतौर पे मेल मेंबर ही बनते थे। लेकिन जब अब सीट जो है सरपंच के लिए या अध्यक्ष के लिए रिजर्व हो गया वुमेन के लिए, तो अब वुमेन सिर्फ ना ही उनका नंबर इंक्रीज हो गया है इलेक्टेड बॉडी में, बल्कि दे ऑल्सो नाउ आर इन ए पोजीशन टू बिकम सरपंच और अध्यक्ष भी। रिजर्वेशन ऑल्सो फॉर SC ST के लिए भी दिया गया है। सो अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स आर इन द अर्बन एंड लोकल बॉडीज कम फ्रॉम द दीज कम्युनिटीज। तो SC ST से बहुत सारे लोग अब आने लगे हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। एक इंडिया हैज बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव नाउ, डेमोक्रेसी हैज रीच टू ग्रास रूट लेवल, विलेज तक पहुंच गया है, और इस तरह से गांव के प्रॉब्लम जो इजली सॉल्व होना शुरू हो गया। सो हम देखते हैं कि द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एंड SC ST एंड OBC हैज सिग्निफिकेंटली चेंज द सोशल प्रोफाइल ऑफ द लोकल। सो लोकल बॉडीज का प्रोफाइल जो है पहले के मुकाबले चेंज हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है इसमें। एक तो क्रिटिसिज्म है कि 3-4 क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म है कि कहाँ पे इसको आलोचना किया गया है कि देखो, नॉट एनफ द वे इन विच डिसीजंस आर टेकन इन द सेंट्रल स्टेट लेवल, नॉट चेंज्ड। people at the local level do not enjoy much power of choosing welfare programs and allocation of resources. पहले से जो जिस तरह से पहले से आज भी वैसे चल रहा है। आज भी लोग जो हैं लोकल पीपल डिसीजन मेकिंग में अपने मर्जी से कोई भी ये नहीं कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह। इट नीड टू बी सुपरवाइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सो इस तरह से ये भी एक है। दूसरा है वेरी लिटिल फंड, इनके पास पैसा की कमी है। पैसा जो होता है नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा उनको मिलता नहीं, इसलिए उनको डिपेंड होना पड़ता है सेंट्रल स्टेट के ऊपर, और डिपेंड होना उनको फ्रीडम को क्वेश्चन मार्क लगाता है। दे हैव ऑल्सो लिमिटेड ऑटोनॉमी, इन लोग अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लोकल बॉडीज इन इंडिया एंजॉय लिमिटेड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द फंक्शन, तो उनके पास हाँ ठीक है। नेक्स्ट है कि 4th पॉइंट है, most of the states have not transferred most of the subject to the local body. This means that the local body cannot really function in effective manner. So अब देखो, मैंने बताया था ना कि हर स्टेट को कुछ फंड ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था, लेकिन सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था आउट ऑफ 29 सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने ट्रांसफ़र नहीं किया, और इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है पहले के मुकाबले, ठीक है। सो आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।